इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी श्रोता किसान भाइयों और बहनों का। मैं हूं आज कार्यक्रम के साथ प्रतिमा शर्मा और मैं विनोद कुमार और मैं जी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनोज चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक, NCIPM नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, देखिए, कहते हैं कि जब हम अपने पर्यावरण की बात करते हैं या हमारी खेती किसानी की बात करते हैं, इसके विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है उसमें, तो उसकी गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यवर्धकता को देखते हुए इसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक हों, चाहे किसान भाई बहन हों और हम सब हों, भारतवासी हों, सभी की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रखें और मानव जीवन को भी स्वस्थ रखें। साथ ही साथ जो हमें उत्पादन मिल रहा है वो भी बढ़िया होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। और ऑर्गेनिक की बात आती है तो सबसे पहले ये आता है कि हम कम से कम रसायनों का प्रयोग करें, कीटनाशकों का प्रयोग करें। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी जो कृषि वैज्ञानिकों ने इजाद की है प्रणाली, वो है समेकित कीट प्रबंधन। तो आज का जो हमारा विषय है विनोद, वो भी यही है कि समेकित कीट प्रबंधन कैसे करके हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और पर्यावरण को स्वस्थ रखें। इन तमाम बातों पर आज हम लगातार बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने किसान भाइयों को, सुनने वालों को बता दें कि अगर इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। फोन कॉल एक बार फिर वही रहेंगे, दिल्ली का STD कोड 011, फोन नंबर है 23421081 और 23421083। और एक और गुजारिश कर लेते हैं साथ साथ कि अगर आप सवाल करें तो कृपया इस विषय से संबंधित ही सवाल करें, क्योंकि समय विनोद बहुत कम है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो हमारे किसान साथी हैं उनके लिए एक जरूरी सूचना कि भाई जो अभी कोई यंत्र खरीदना है, कोई ट्रैक्टर लेना है, कोई मशीनरी अगर किसान साथी कोई लेना चाह रहा है, तो अभी जैसे सबने सुना भी होगा कि भाई GST की हम बात कर रहे हैं, GST रेट है वो कम हुए हैं, GST स्लैब हट गए हैं। और जैसे मशीनरी की बात करें, किसान ट्रैक्टर लेने जाता है तो जैसे 12% उस पे GST लगता था, तो कहीं वो कम होके अब 5% पे आ गया। तो सीधा खेती किसानी से जुड़ी बिल्कुल चीजें उन पर काफी GST काफी मतलब मेरे ख्याल से सभी के लिए फायदा हुआ है। चीजें स्लैब हैं कम कर दिए गए हैं, जो पहले हाई रेट्स होते थे वो कम करके बहुत ही मतलब कुछ चीजों से तो हटा दिया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और डॉक्टर साहब, आपकी तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज चौधरी हैं। तो डॉक्टर साहब, जब समेकित खेती की बात करते हैं या समेकित कीट प्रबंधन की बात करते हैं, तो समेकित कीट प्रबंधन है क्या? थोड़ा सा हमें इस पर प्रकाश डालें। जो समेकित कीट प्रबंधन है वो एक ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली है किसानों के लिए कि आपके खेत में एक बार फसल लगाने से लेके उसको काटने तक जो भी कीट आए और रोग आए, उनका प्रबंधन कैसे करना है। तो इस प्रबंधन करने के लिए अलग अलग तकनीकें होती है। तो समेकित कीट प्रबंधन में जितनी भी तकनीकें हैं उनका समावेश है। समेकित का मतलब जितनी भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने भी हैं उन सब का इस्तेमाल करो। बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कब कौन से तरीके का इस्तेमाल करना है वो जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि फसल हमारी शुरुआत हो रही है, उसको लगाने से पहले खेत में गहरी जुताई करनी है जी। और जैसे आप फसल लगा रहे हो, बीज लगा रहे हो या पौध लगा रहे हो, तो उस टाइम उसका उपचार करना है। और
उपचार के लिए कोशिश करें कि जैविक जो भी कारक हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर जैविक कारक से आपके पिछले साल में लग रहा है कि आपको जैविक कारक उतने कामयाब नहीं हुए या शुरुआत कर रहे हैं, तब ही आप रसायनों पे जाएं और रसायन भी वो लें जो उस फसल के लिए हो। इतने तरीके, जैसे कि ये तरीका जो मैंने बताया है वो केवल और केवल फसल लगाने के टाइम है। वैसे ही जैसे जैसे फसल बढ़ती जाए उन तरीकों का कब किस समय इस्तेमाल करना है, इसकी जो वैज्ञानिक विधि है उसे हम समेकित कीट प्रबंधन कहते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि किसान जो काम करें उससे एक तो लागत कम हो, दूसरा कम रसायनों और या कीटनाशकों का इस्तेमाल हो, जिससे कि पहली बात तो पर्यावरण को हानि नहीं हो, बहुत कम हानि हो, और साथ ही साथ जो उनकी लागत है वो जितनी होनी चाहिए उससे कम हो, और उसी से ही ये सब चीजों का प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अच्छी जानकारी दी इस पे आपने। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई कीटनाशकों का इस्तेमाल हमें बहुत कम करना है या रसायनों का इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसका हमें ध्यान रखना है, उसकी तरफ हमें चलना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब हम इसमें कीट प्रबंधन करते हैं तो इसमें हम पहचान कैसे करें कि ये हमारे मित्र कीट हैं और ये हमारे जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हानिकारक कीट हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। किसानों की काफी समस्या आती है कि कौन सा कीट मित्र कीट है और कौन सा रोग कारक है। तो मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊं तो आपको और किसानों को भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप खेत में जाते हो तो आप देखते होंगे कि खेत में मेरे पास बहुत सारी मकड़ियां हैं। तो जो मकड़ियां हैं वो हमारी मित्र कीट है। और वो मकड़ियां करती कैसे है, उन मकड़ियों को आप देखोगे तो छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं या जो कैटरपिलर अंडे देने के बाद होती है तो उन अंडों को वो खाती रहती है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो उन अंडों को खाती है, या जो कैटरपिलर आती है, लट बोलते हैं जिसे भाषा में, उनको खाती है। तो वो ज्यादातर ऐसे कीड़े मित्र कीट होते हैं। और हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि उनको हम संरक्षित करें। जिस खेत में जितने ज्यादा मित्र कीट होंगे, इसका मतलब है कि आपको कीटनाशक की जरूरत उतनी ही कम है। और जिस खेत में कीटनाशक का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो कीटनाशक क्या करते हैं कि जो रोग और कीट जनक होते हैं उनको मारने के साथ साथ मित्र जीवों को भी मार देते हैं। उनके मारने से क्या होगा कि आपको लग रहा है कि खेत में मेरा मर गए कीट, बट उससे क्या होगा कि मित्र कीट भी मर गए। आने वाले 5, 7, 10 दिनों में उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, बट मित्र कीटों की संख्या बढ़ने में हमारे को टाइम लगता है। तो किसान ऐसे करके पहचान करें, और जिनकी एक बार पहचान कर लें उसके बाद हमेशा ये ध्यान में रखें कि ये मेरा मित्र कीट है, और उसको हम संरक्षित करें, मतलब उनकी संख्या बढ़ाते रहें ताकि हमारे को कीटनाशकों की इस्तेमाल करने की जरूरत ही कम पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, इस दिशा में जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं कुछ काम कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी दवाइयां बना रहे होंगे, कीटनाशक बना रहे होंगे कि जिससे मित्र कीट हैं वो बचे रहें, बाकी जो उनको करना है वो करें। कुछ ऐसा काम चल रहा है इस पर? हमारे वैज्ञानिकों की इसमें 2 प्रकार की कोशिशें होती है। पहली कोशिश तो ये है कि जितने भी मित्र कीट हैं, जैसे मकड़ी हो गई, क्राइसोप्रेला हो गया या ट्राइकोग्रामा आते हैं, उनको हम हमारे लैबों में बनाएं और उनको बना के किसानों को दें। एक बार अगर हमने किसानों को दे दिया तो वो अपने आप उस खेत में संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो लट है उनको वो खाते रहेंगे। पहला प्रयास तो ये है। दूसरा प्रयास हमारा ये है कि जब मान लो कि इतनी संख्या बढ़ गई कि ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कीटनाशकों को हम किसानों को बताएं जिनसे नुकसान कम से कम हो, जिससे मित्र कीट हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गई या और भी कोई मित्र कीट है, उसको ऊपर प्रभाव कम पड़े। अगर उसके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा तो किसान उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, मित्र कीट उसके खेत में रहेंगे और जो रोग करने वाले कीट थे वो खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ध्यान यही है कि जैसे हम किसानों को बताते भी हैं बार बार कि भाई सबसे पहले पहचान करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे पहचान की हम बात करें तो काफी सारे कीट हैं, जैसे बीटल भी हैं, बहुत सारे हैं, कुछ और छोटे छोटे हैं जिनकी पहचान हमें नहीं होती आमतौर पे, जैसे मकड़ी आपने अभी बताया। इसके अलावा जो कुछ बीटल्स हैं, लेडी बर्ड बीटल है जैसे कि, तो ये होते हैं अलग अलग। कुछ चिड़ियाएं भी हैं इस तरीके की जो आती हैं खेत के अंदर, तो आमतौर पे कुछ छोटे हैं, सूक्ष्म भी हैं इस तरीके से। तो क्या इनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह किसान ले सकता है, या फिर इनकी पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोप क्या हो सकता है? देखो, इसके लिए मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो वो कि किसान समय के साथ साथ पता कर ले, जैसे कि आपने बताया कि पक्षी भी हैं, बहुत सारे मकड़ी भी हैं, हमारे ट्राइकोग्रामा भी देते हैं। दूसरा कि हमारे संस्थान में हम नियमित ट्रेनिंग देते रहते हैं किसानों को, कि उस ट्रेनिंग से वो पता करें कि कौन सा मित्र कीट है, कितना रोग वाला। एक बार अगर उनको फोटो से पता लग गया तो हमेशा, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल होती है, नॉर्मल बीटल की तरह ही वो होती है, छोटी सी होती है, बट उसके ऊपर 7 स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के। अगर एक बार किसान को पता लग गया तो हमेशा पता रहेगा कि ये लेडी बर्ड बीटल है, मेरे खेत में है, इसको मेरे को संरक्षित करना है। तो इसके
लिए हम समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। ICAR के इंस्टीट्यूट पूसा में ट्रेनिंग देते हैं हम। इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूशन हैं वो भी उनको लगातार ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। लतीफ अहमद रैना। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कश्मीर से। कश्मीर से बोल रहे हैं रैना जी, आपका स्वागत है। आप सवाल पूछें। मुझे ये फसल की जानकारी। फसल की जानकारी लगते हैं। हाँ, क्यों कीड़े लगते हैं, फसल में कीड़े क्यों लगते हैं, ये पूछना है आपको। जी सर, बताइए। हाँ, ये पूछना है मुझे। जी जी। रैना जी, कोई स्पेसिफिक फसल है? कौन सी फसल, जैसे कि आप सेब की बात कर रहे हो, या और कोई फसल है जिसमें मैं आपको अच्छे से बता सकूं? जो यहाँ पे सब्जी वगैरह है ना सर। हाँ जी। हाँ, ये सब्जी जो मक्का है, धान है। ओके, धन्यवाद रैना। अगर जैसे कि आपने कहा कि सब्जी में कीड़े क्यों लगते हैं, तो क्यों लगने के पीछे ये कारण है कि जैसे कि हम फसल लगाते हैं तो फसल में कीड़े वहीं रहते हैं, वहां रहते हैं, बट उनकी संख्या उतनी नहीं होती। जैसे ही मौसम उनके लिए लायक हो, जैसे कि अभी बरसात वाले दिन चल रहे थे, तो जैसी बरसात खत्म हुई अभी उमस बढ़ रही है। उमस बढ़ने के साथ साथ जो आर्द्रता है मौसम में बढ़ेगी तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, और एक बार अगर मौसम अनुकूल रहा, उनकी संख्या बढ़ गई तो आपकी फसल में आएंगे। और उनको आने से बचाने के लिए जो हम मित्र कीट की बात कर रहे हैं, अगर उनकी संख्या कम है तो उनको खा नहीं पाएंगे, उनको नष्ट नहीं कर पाएंगे। इससे जो रोग करने वाले कीट उनकी संख्या बढ़ जाएगी और आपकी फसल के ऊपर आ जाएंगे। तो ये ज्यादातर मौसम के कारण ही उनकी संख्या बढ़ती। दूसरा, किस एरिया में ये होता है कि जो हम फसल लगाते हैं वो रोग प्रतिरोधी या कीट प्रतिरोधी नहीं होती है। ज्यादातर जब मार्केट में आप सब्जी या किसी के बीज खरीदने जाओ तो ये बात का बहुत ही ख्याल रखो कि आपके जो है वो रोग प्रतिरोधी या कीट प्रतिरोधी किस्म है या नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ सेब लगती है, सेब में स्केब आता है, तो बहुत सारी रोग प्रतिरोधी किस्म है, तो वो ही लगाएं ताकि अगर कीट और रोग हो तो भी वो उस फसल पे कम आए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और कई बार मुझे लगता है कि जलवायु के अनुसार भी ये कीट प्रबंधन होता होगा, क्योंकि कश्मीर की बात करें या बाहर और दूसरी जगहों के अलग अलग जलवायु होती है। तो अगर हमारे किसान भाई बहन कीट प्रबंधन कर रहे हैं तो कम कीटनाशकों का प्रयोग करके भी किया जा सकता है क्या इसका प्रबंधन? ये मैं कहूंगा तो 100% किया जा सकता है कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करने। उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि मेरी फसल में कीट आ गया तो उसका लेवल कितना है, मतलब 2%, 4%, और उस 4 या 5% में इतना अगर 1 या 2 पौधे पे आ गया तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो होगा तो मित्र कीट उसका टेक केयर कर लेंगे, उसको खा के नष्ट कर देंगे। बट आपको लग रहा है कि ज्यादातर पौधों में आ गया या 5% में आ गया, जैसे कि अगर मैं धान की बात करूं तो उसमें 5 या 7% पे डेढ़ हार्ट आ गए, तब आपको ये सोचना है कि मेरे को कौन से रासायनिक या कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। बट उसके इस्तेमाल से पहले आपको जो बीज जैसे ट्राइकोग्राम आता है उनको शुरू से लगाओगे तो आपको कीटनाशक छिड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो मित्र कीट है वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए वापस चले गए। तो डॉक्टर साहब, कम मतलब जो आप बता रहे थे, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको यूज किया जा सकता है, ये कौन कौन सी विधियां हैं? अगर विधियां बात करूं तो मैं शुरुआत से बात करूं तो पहला तो जब आप फसल लगा रहे हो तो 2 चीजें करिए। एक तो खेत की गहरी जुताई करिए, और जो बीज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो रोग प्रतिरोधी किस्म का लो। पहली बात तो ये होगी, अब आप फसल लगाने जा रहे हो खेत में तो उस बीज का बीजोपचार करिए। बीजोपचार बहुत ही जरूरी है, चाहे रोग हो या कीट हो। पर्टिकुलरली कीटों में थायोमिथोक्सोम जैसे कि आता है तो उसके साथ बीज उपचार करिए। उससे क्या होगा कि आपकी फसल को जो शुरुआती 20 से 30 दिन होगा उसमें आपका अगर संख्या बढ़ भी गई, वातावरण अनुकूल भी है उन कीटों के लिए, तो भी आपकी फसल में वो कीट नहीं आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि मित्र कीट आपके खेत में कितने ये देखना। अगर आपको लग रहा है कम है तो मार्केट में या हमारे संस्थानों से वो मित्र कीट अवेलेबल है, उनको ले जाके आप अपने खेत में लगाइए। जैसे कि ट्राइको कार्ड आते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर अंडे लगे रहते हैं, वो ले जाके आपके खेत में जो लट है उसको खाएंगे, तो उनको आप लगाइए। उनको लगाने से क्या होगा, अगर संख्या कम है तो वो उन दूसरे कीड़ों को खा जाएंगे और आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको लगता है कि कई बार क्या होता है कि हम ये सब कुछ कर भी रहे हैं फिर भी उनकी संख्या बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा आ गया, तो आप
एक्सपर्ट से जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या पूसा के हम वैज्ञानिक, उनसे बात करिए कि ये है, और उसके बाद उन कीटनाशकों का इस्तेमाल करिए जिनके ऊपर लेबल लगा हो, और वो लेबल वाले, ग्रीन लेबल वाले ही कीटनाशकों का पहले इस्तेमाल करिए आप। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो सर से ये पूछना था, मैं निम्रतन ज्योत्सनी उपेजा पीतमपुरा LP पीतमपुरा दिल्ली से। जी जी। ये पूछना था कि जो मित्र जीव आप बता रहे हैं, छिपकली वगैरह जो भी है कीट, तो क्या दीमक भी मित्र जीव में आएंगे, और क्या छिपकलियां वगैरह को खा जाती हैं? कमाल का प्रश्न पूछा है आपने, दीमक। जी 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 बिल्कुल। दिल्ली है, क्या वहाँ से भी ले सकते हैं? जी जी। और तीसरा एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है कि एशियन पेंट्स के, फेविकोल के भी टर्माइट आ गए या बहुत सारे और केमिकल आते हैं, तो वो क्या खेतों में और घरों में दोनों जगह मतलब मल्टी यूज हो सकते हैं क्या? ठीक है जी। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए सर। चलिए चले गए तुरंत। आपका सवाल जो आज के शहरी परिप्रेक्ष्य में है, उस हिसाब से मैं कहूंगा कि हर कोई इस सवाल को मन में सोचता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। छिपकली खेतों में कम काम करती है, जो अपने शहरी में है वो काम करती है, खेतों के मित्र कीट अलग होते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जो दीमक है, आपकी दीमक आपके घरों में लगती है, वो ज्यादातर लकड़ी पे काम करती है, जबकि खेतों में लगती है वो सेलुलोज और दूसरी होती दीमक ही, बट दीमक की दूसरी स्पीशीज होती है। आपने कहा कि एशियन पेंट, उसमें क्या है कि जो कीटनाशक उसमें लगाया जाता है पेंट्स, और उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे को थोड़े एरिया में हम ज्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं। दूसरी बात, आपने अगर लकड़ी में लगा लिया तो उसको कोई खाएगा नहीं। जो खेत में अगर हमने कीटनाशक इस्तेमाल कर लिया तो कोई ना कोई तो उसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा। जैसे फसल में लगाया तो कुछ ना कुछ अवशेष रह जाएंगे, हमारे पास ही आ जाएगी। तो जो उसकी डोज है, कितना इस्तेमाल करना है, वो हम सोच समझ के ही रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, जब इन्होंने एक प्रश्न पूछा दीमक के लिए, तो मेरा भी एक सवाल ये है कि जो हमारे खेतों में पेड़ लगे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि उनकी जड़ों में दीमक लग जाते हैं। चाहे बागान की बात करें तो उसमें भी कई पेड़ ऐसे होते हैं जो खराब होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही आंधी तूफान आया और वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ उपचार किया जा सकता है? अगर उपचार तब करना चाहिए उन पेड़ों का कि आपको लग रहा है कि दीमक बहुत ज्यादा है और बहुत सारे खेतों में फैल गई है, तो उस समय उन पेड़ों को आपको निश्चित ही उनका इस्तेमाल, जैसे कि खेत में क्लोरीपाइरिफास एक कीटनाशक आता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट उसका इस्तेमाल उसी पेड़ के आसपास करिए, पूरे खेत में नहीं करिए। जिसमें ज्यादा है उसी में ही आप इस्तेमाल करिए, ताकि उस कीटनाशक का प्रभाव दूसरी जगह नहीं हो और उसके अवशेष खेत में नहीं बचे। जी, तो डॉक्टर साहब, हम अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, हमारे श्रोतागण भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन विनोद, उससे पहले एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और वापस आते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम किसान की बात और आज हमारा जो विषय है श्रोताओं वो है समेकित कीट प्रबंधन और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक NCI-PM नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी विनोद के साथ हमारा डिस्कशन हो रहा था, आप टर्माइट की बात कर रहे थे, दीमक की बात कर रहे थे। क्या दीमक भी हमारा फ्रेंड हो सकता है खेती बाड़ी के लिए, हमारा मित्र हो सकता है या नहीं है? ये भी थोड़ा सा आप हमें बताएं। हाँ, इसके बारे में ज्यादातर अगर मैं खेती की परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो खेती में हम ये सोच के चलते हैं कि जो दीमक आती है वो हमारे को ज्यादातर हानि पहुंचाती है। बट कुछ जैसे कि में हमारी खेत में लकड़ियां हैं, किसी मेड़ में हमने लगा रखी है, उसमें दीमक आने की ये होगी, उनको वो धीरे धीरे खा के नष्ट करके उनको हमारे को जमीन में होगी, तो उससे जो पोषक तत्व हैं वो भी लंबे टाइम तक आपके संरक्षित हो सकते हैं। बट अगर खेती की लंबे स्तर पर बात करें तो दीमक को ज्यादातर किसान और हमारे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम सोचते हैं कि वो हमारे को हानि पहुंचाते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जैसा आपने कहा कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं, उनको लाकर हम अपने खेतों में छोड़ सकते हैं, अगर उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी अपना वर्चस्व तो दिखाते हैं फसल के ऊपर, तो क्या हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि संतुलन चीजें संतुलित होनी चाहिए? आपने बहुत सही बात कही कि चीजें संतुलित होती है, बट जब मित्र कीट हम खेत में इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं, तो जब वैज्ञानिक होते हैं तो हम बताते हैं कि जैसे कि ट्राइकोकार्ड हो गया, ट्राइकोकार्ड की एक छोटा सा एक पैकेट आती है, एक स्ट्रिप आती है पेपर के ऊपर चिपका के, आपको उसके ऊपर अंडे होते हैं, तो हम जब लगाते हैं तो उनको बोलते हैं कि एक खेत में एक ही ट्राइकोकार्ड 1 एकड़ में 10 लगाने, जैसे आपको तो उतने ही लगाओ, तो हम उसकी जो रिकमेंडेशन देते हैं वो उतनी ही होती है कि एक निर्धारित संख्या से ज्यादा नहीं बढ़ पाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी मित्र कीट हैं वो कोई भी बीमारी या रोग नहीं करते हैं, वो करने वाले अलग होते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल पूछें। जी, मैं झारखंड से बोल रहा था, सुनील। झारखंड से सुनील जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सवाल थोड़ा सा मेरा अलग है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जो मैं गेहूं वगैरह में जो कीटाणु वाला मरने वाला डालता हूँ दवाई, हाँ, वो तो ठीक है, डालते हैं कीटाणु मर जाते हैं जी, लेकिन घर पे कोई छोटी मोटी विवाद अगर हो जाता तो वो तो लोग खा के आता हत्या कर लेते थे। ऐसा कोई कीटाणु है जो सिर्फ कीटाणु ही मरे, वैसा कोई दवाई? अच्छा, ठीक है जी, बार बार में झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो देखिए ये सवाल बहुत ही है, और आत्मरक्षा के लिए तो हम सबको सजग रहना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं खेती किसानी की, तो सुनील जी ये बहुत ही बड़ा सेंसिटिव सी बात आपने कही है, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। हाँ सर, बताइए। सुनील जी, जो आपने बात कही है ये सरकार और हम सभी लोग सोचते हैं। इसके लिए आपने जब भी कीटनाशक का जो भी पाउच लेके आते हो, लिफाफा लेके आते हो, उसके ऊपर आप ट्रायंगल शेप में, त्रिकोणाकार आकार में कलर देखते होंगे। उनके हरे होते हैं, नीला होता है, लाल होता है। तो आप ये कोशिश करिए, वो जो कलर होते हैं वो जो कीट मारने वाले उसके अनुसार नहीं होते हैं। उनके निशानों का कलर इस हिसाब से होता है कि जो आदमी है या चूहे हैं उनके ऊपर उनकी लिथल डोज कितनी है। तो उससे क्या होता है कि आप वैसे ही कीटनाशकों को घर पे लाइए जिनमें ज्यादातर में हरा लेबल हो। आप कोशिश करिए कि लाल लेबल वाला कम से कम लाएं। उससे ये होता है कि अनदेखी से कोई इस्तेमाल भी कर ले गलती से, तो उसकी जो डोज होती है बहुत ज्यादा होती है उस आदमी के ऊपर या किसी गाय के ऊपर या किसी पशु के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। तो आप कोशिश करिए कि हमेशा हरा लेबल वाला या नीले लेबल वाला ही इस्तेमाल करिए, ना कि लाल लेबल। और अगर हरा भी लेकर आते हैं तो बच्चों की पहुंच से उसको हमेशा दूर रखिए। कोई भी कीटनाशक हो उसको हमेशा पहुंच से दूर रखिए। तो इसी कारण सरकार ने बहुत सारे केमिकल्स को बैन भी इसी वजह से करने जा रही है कि वो मार्केट में नहीं अवेलेबल हो। जी, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो, छतरपुर का बताया कि आप मतलब दवाई ले सकते हैं, और जो एशियन पेंट्स है और ब्रांड है जैसे फेविकॉल वगैरह। अरे सर जी, आप बार बार एक ही चीज को नाम लिए जा रहे हैं। चलो छोड़िए सर, ये लोग अपना ना कुछ इस तरीके के सवाल लेकर आते हैं जिनके लिए जगह नहीं होती है। हमारे दूसरे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत है मैडम आपका। आप कौन बोल रही हैं? जी मैम, मैं सरिता बोल रही हूँ दिल्ली से। सरिता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। जी नमस्कार डॉक्टर साहब।
हाँ, सवाल पूछिए सरिता जी। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम जैसे स्टोर करते हैं, हम जैविक खेती से जो अनाज उत्पन्न हुआ उसको हम लेकर आते हैं दिल्ली में, हमारे पास स्टोरेज हम उसकी करते हैं, जैसे गेहूं स्टोर किया सर, उसमें बहुत कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि हम चाहते भी दवाई मत डालो क्योंकि सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। और फिर लेकिन जब उसको स्टोर किया तो अभी इस महीने में तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला, बारिश थी, हम धूप में भी नहीं डाल पाए, तो सर क्या कोई दवाई डाल सकते हैं जो नुकसान ना करे? सर हम क्या करें? सरिता जी, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। इस मौसम के अनुसार पहला काम तो उसमें करिए कि अगर जैसे कि आजकल धूप निकल गई, उसको सुखाइए, उसकी नमी 10% 12% उतनी ही उसे कम लाइए। उसके बाद जहां भी उसको स्टोर करें वो एयर टाइट हो, मतलब उसमें हवा का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं हो। और तीसरी बात आपने पूछी कि बिना दवाई के, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो नीम की पत्तियां आती है या निम्बोली आती है, उनका आप इस्तेमाल करिए। वो अपने आप में जितने भी कीड़े होते हैं उनको वहां से दूर भगाएंगे और आप में कम से कम, मतलब जो भी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट बोलते हैं, उनका बहुत ही कम होगा इस्तेमाल। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल विज्ञान का जमाना है, तो इसमें क्या AI को लेकर हम बात करें या सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, तो क्या इससे भी सहायता हम लोगों को मिल सकती है खेती किसानी में और समेकित कीट प्रबंधन में? इससे बहुत ही बढ़िया सहायता मिल सकती है। इसके लिए अभी भारत सरकार ने जो हमारा कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्कीम और एक ऐप बनाया है, उसे NPSS कहते हैं, मतलब नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। उसमें क्या है कि एक मोबाइल में ऐप है, जैसे कि आप बाकी ऐप इस्तेमाल करते हो, उसमें आपको करना क्या है, जैसे कि हम पहचान की बात कर रहे थे, आपके खेत में कुछ भी लगे, उससे ले जाके आप फोटो खींचिए, वो आपको पहचान करके बता देगा। अच्छा, बिल्कुल पहचान करके बता देगा कि कौन सा कीट है, कौन सा रोग है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सीधा तरीका है, सिर्फ फोटो खींचिए आप। और इस टाइम लगभग 64 फसलों के लिए ये अवेलेबल है। अच्छा। और जैसे ही आपने फोटो खींच ली और उसके बाद आप जानना चाह रहे हो कि ये मैंने फोटो खींच ली है और इसका मैं अब क्या करूं, कौन सी दवाई डालूं या कौन सा समेकित नाशी जीव प्रबंधन का मैं इस्तेमाल करूं, तो उसमें आपको पूछेगा कि आपके खेत में हानि का स्तर कितना है। उस हानि के स्तर के अनुसार आपको ये बताएगा ऑटोमेटिकली कि आपको क्या करना है। अगर हानि का स्तर कम है तो आपको जैविक बताएगा, अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको कौन से रसायन का इस्तेमाल करना है। रसायन भी वही बताएगा जो उस कीट और रोग के लिए बना हो, नहीं कि दूसरा। जैसे दुकान पे जाते हो, डीलर 2-3 दे देते हैं, वो आपको स्पेसिफिक बताएगा ये इसका भारत सरकार ने इसको अप्रूव कर रखा है, आप इसी का इस्तेमाल करिए। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि NPSS को अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और उसका इस्तेमाल करिए, ये बहुत ही बढ़िया है। NPSS ये ऐप का नाम है। ये ऐप का नाम है। आप गूगल और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है और काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी। और चलते चलते हम आपसे, चूंकि समय बहुत कम है, एक आखिरी प्रश्न यही रहेगा कि समेकित कीट प्रबंधन को लेकर, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने, अनाजों का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को लेकर किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे आप? मैं सलाह के बजाय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिना सोचे समझे किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल मत करिए। पहले पता करिए कि कौन सा कीट है, अगर कीट है तो उसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, और उसका अगर लेवल बहुत ही ज्यादा हो तभी रसायनों का इस्तेमाल करिए, नहीं तो जो मित्रजीवी आते हैं या दूसरे जैविक नियंत्रक है, पहले उनका इस्तेमाल करिए। जब ज्यादा आर्थिक क्षति स्तर, जिसे ETL बोलते हैं हमारी भाषा से, उससे ऊपर हो तभी कीटनाशकों का इस्तेमाल करिए, उससे पहले आप कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करें। और एक बहुत अच्छी आपने बात बताई थी कि कोई भी कीटनाशक लेकर आते हैं तो उस पर ग्रीन और रेड लेवल जरूर देख लें। पहले आप ग्रीन लेवल का इस्तेमाल करिए, उसके बाद ब्लू लेवल, और जब भी बहुत ज्यादा हो गया तब ही उसका रेड लेवल वाला इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ थे डॉक्टर मनोज चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक NCI-PM नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री शिवनंदन लाल। आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा और विनोद कुमार। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।